जूही काफी मतलबी थी और हर समय अपनी मनमानी करती रहती थी और जूही की यही आदत जूही की सास गीता और पति मयंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी जूही को किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे जो करना होता था वो वही कर देती थी। ऐसे ही एक दिन जूही ढेर सारी शॉपिंग करके घर आती है और अपनी सास को बुलाने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ गीता आती है और जूही अपनी सास को कपड़े दिखाते हुए कहती है, आज तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ। माँ जी, आप देखोगी कि मैंने कितनी शॉपिंग करी है, आप तो खुश हो जाओगी। मॉल में डिस्काउंट चल रहा था, तब मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी सी मयंक की जेब ढीली करी जाए। ऐसे में आपके और मयंक के लिए भी मैंने थोड़ा बहुत ले लिया है, पर मैंने ज्यादा तो अपने लिए ही लिया है। वैसे आप लोगों के लिए लेना भी क्या था, आप लोगों के पास तो जो है बहुत है। बहू, तू इतनी क्यों बर्बादी कर रही है पैसों की? तुझे पता है ना कि मयंक कितना मेहनत करता है, उसकी बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में, और तू बेखामा इसको खर्च करती रहती है। मैं तुझे बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि पैसे हैं, पैसे को सोच समझ के खर्च करा कर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू पैसों में आग लगाई जाए। और रही बात कपड़े लेने की, तो जरूरी नहीं है कि तू मॉल या दुकान से ही कपड़े ले, कहीं से सस्ते कपड़े भी ले सकती है तू। माँ जी, आपका बेटा इतनी अच्छी नौकरी करता है और अब भी आप कंजूसी वाला रोना गाती रहती हो। अरे कब आप आगे बढ़ोगी? देखो, मुझे आपको आगे बढ़ाने का कोई शौक नहीं है। आप जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी रहो, लेकिन मुझे रोक टोक मत करो, क्योंकि मैं वही करूँगी जो मुझे करना है और जो मुझे अच्छा लगता है। अब अगर आपका मेरे कपड़े देखने में इंटरेस्ट ना हो तो मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। तू तो पक्की बेशरम हो चुकी है। तुझे कितना भी कुछ बोल लो, कितना भी सुना लो, लेकिन तेरे दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं, बस अपने बारे में ही सोचती रहती है। अगर तूने शॉपिंग कर ली हो तो घर के लिए खाना भी बना दे, क्योंकि तेरी शॉपिंग से हम लोगों का तो पेट भरेगा नहीं। माँ जी, आप भी क्या बातें कर रही है? प्यार तो बहुत है, लेकिन मैं आज बहुत थक गई हूँ। अरे दो मॉल में गई थी, तब जाकर मैं शॉपिंग करके आई हूँ। अब मैं घर पर आकर खाना नहीं बना सकती हूँ। आप एक काम करो, खाना खुद बना लो या बाहर से ऑर्डर कर लो। इसीलिए मैं तो बाहर से खाना खाकर आई हूँ, मुझे भूख नहीं है। बहू, तुझे भूख नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोगों को भी भूख नहीं है। अरे हमारे बारे में भी तो सोच। तेरी वजह से मैं इतनी देर से रुकी थी कि कब तू आएगी और खाना बनाएगी, और अब तू आ गई है तो खाना बना के दे देना। क्यों बहाने बना रही है? वही मैं भी समझा रही हूँ कि मैं घर की बहू हूँ, ना कि नौकरानी। मैं अपने घर की जिम्मेदारियाँ बखूबी से निभाती हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है खाना बनाने में। लेकिन अगर मैं थक गई हूँ, मैं कहीं बाहर से आई हूँ, तो ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। और अगर नहीं समझो तो मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, जो करना है करो वो आप लोग। जूही वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। ऐसे ही जूही अपने ठाट बाट में खोई रहती है और उसकी वजह से घर के सभी सदस्यों को तकलीफ होती है। कुछ दिनों बाद मयंक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो घर आता है। मयंक की चोट देखकर गीता और जूही दोनों ही घबरा जाते हैं और गीता कहती है, मयंक, ये क्या हुआ? तुझे इतनी चोट कैसे लगी है बेटा? कुछ नहीं हुआ, वो रोड से जा रहा था ना, तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। माँ जी, इससे तो कुछ ठीक से होता ही नहीं है। अरे रोड से जा रहे थे, देख कर जाना चाहिए था ना। अब सीधा गाड़ी के आगे आकर चलेंगे तो इनका एक्सीडेंट तो होगा ही ना। बेकार में ही हमें रुला दिया। अगली बार से देख कर चलना, अगली बार से लगे भी तो भी मत बताना। क्या ही समझ रखा है खुद को। हे भगवान, बहू तेरे सीने में दिल है कि नहीं? तेरे पति को इतनी चोट लग गई है, अपने पति का हाल चाल पूछने की वजह तू अपने पति को ही सुना रही है कि वो देखकर नहीं चल रहा होगा। मेरे बेटे का ठीक से ध्यान रखा कर। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ तुझे, मैं अपने बेटे के साथ कोई बदतमीजी होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो अपने बेटे से कहना चाहिए था ना, सड़क से जा रहे हैं तो आंखें खोल कर जाए। सड़क पर जाते हुए कहीं भी देखेंगे तो इनका एक्सीडेंट तो होगा ही ना। हमें तो कभी किसी गाड़ी ने ठोकर नहीं मारी, इनको ही सारी गाड़ियां ठोकर मारती है। सब कुछ इन्हीं के साथ होता है। अपने बेटे की गलती को कभी भी समझेगा मत आप। जूही मतलबी थी, अपने पति को ही सुनाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब गीता और मयंक दोनों को ये पसंद नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद मयंक और गीता अपने साथ प्रीति नाम की लड़की को लेकर आते हैं। प्रीति को देखकर जूही बिल्कुल चौंक जाती है और कहती है, ये कौन है और मैं इसे क्यों नहीं जानती? आप दोनों इसे घर में क्यों लाए हैं?
बहू ये तेरी सौतन है, क्योंकि तू तो कोई काम करती नहीं है, ना अपने बहू होने का धर्म निभाती है, इसलिए मैं तेरे लिए दूसरी सौतन ले आई। अब यही घर का सारा काम करेगी। तुझे तो अपना कमरा ही भाता है, तू जा अपने कमरे में। जूही को अपनी सौतन को देख के कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जूही को फर्क पड़ने लगता है, क्योंकि जूही की सौतन जूही का जीना हराम कर देती है। ऐसे ही एक दिन जूही को काफी ज्यादा भूख लग रही थी और वह रसोई में जाती है, और जब उसे खाना नहीं मिलता है तो तुरंत अपनी सौतन को बुलाती है। ये क्या है? खाना क्यों नहीं बचा? मैंने कहा था ना कि मुझे भूख लगेगी, मेरे लिए खाना बना देना, तो यहाँ पर खाना क्यों नहीं है? इस घर में जो रहता है और इस घर में जो काम में मदद करता है, सिर्फ उसी का खाना बनेगा। मुझे अपने पति और सास को कुछ समझाना ही नहीं पड़ता है, लेकिन अपनी सौतन को हर बार समझाना पड़ता है। तो अब मैं क्या खाऊं? ये तो तुम्हारे ऊपर है, भूखी रहना है भूखी रहो, या तो खुद बना के खा लो। जूही को काफी गुस्सा आता है अपनी सौतन पे, क्योंकि जब से सौतन आई थी तब से जूही को काम करना पड़ रहा था, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन काम तो करना ही पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन गीता प्रीति को हार देते हुए कहती है, ये हार तो जैसे तेरे लिए ही बना है, शायद इसलिए अब तक मैं ये हार जूही को नहीं दे पाई, क्योंकि ये तेरे पर कितना अच्छा लग रहा है और इसकी सही हकदार भी तू ही है। बहू, ये हमारा खानदानी हार है, मेरी सास ने मुझे दिया था और मेरी सास को उनकी सास ने दिया था, तो अब सोच ले कि ये कितना पुराना हार होगा, और अब से तेरी जिम्मेदारी है कि तू इसे रखे। माँ जी, आपने तो मुझ पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। आपका ये खानदानी हार मैं कैसे संभालूंगी माँ जी? रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब तो मैं आपके साथ इसी घर में रहूंगी ना, मेरे पास रहे या आपके पास रहे क्या फर्क पड़ता है। एक काम करिए, आप इसे रखिए, अगर हम कहीं फंक्शन वगैरह में जाएंगे तो पहन लेंगे। माँ जी बस अब आप मना मत करना, ये आप रख लीजिए। नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं, अब ये हार तेरा है और इसकी जिम्मेदारी भी तेरी है। तू अगर मना करेगी अपनी सास को तो उनका दिल दुखेगा ना। तू भी क्या जूही की तरह निकलेगी? अरे कोई चीज प्यार से दी जा रही है तो रख लेना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि तूने अपनी सास की बात रख ली। ठीक है माँ जी, अगर आप इतना कह ही रही हैं तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ। बस लेकिन मैं आपकी खुशी के लिए ये कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना कोई दिलचस्पी नहीं है इस हार में और ना ही किसी और चीज में, और वो आप मुझे बहुत सारा दे रहे हो। वैसे माँ जी, आपने ये जूही को नहीं दिया क्या अब तक? तभी वहाँ जूही आती है और बोलती है, माँ जी अब मेरी सौतन को हवा दे रही है। अरे मुझसे नाराजगी थी तो बताती ना, मेरी सौतन क्यों ले आई? मैं अपनी गलतियाँ सुधार लूंगी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। बहू, अगर सच में तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है, मैं बता देती हूँ, तेरी सौतन बस एक नाटक है, ये मेरी दूर की बहन की बेटी है। सब कुछ पता चलने के बाद जूही कभी भी वापस पहले जैसी हरकतें नहीं करती है। आरती और राकेश की एकलौती बेटी रागिनी जो बहुत ज्यादा रोया करती थी। पता नहीं क्यों वो जब भी रोया करती खुद को शीशे में देखा करती और रोती रहती। ऐसे ही एक दिन जब रागिनी शीशे में खुद को देखकर रो रही होती है, तभी उसकी सहेली विभा उससे पूछती है, क्या बात हो गई? तेरी विदाई होने वाली है क्या, जो ऐसे फूट फूट कर रो रही है और खुद को ही निहारे जा रही है? जा यहाँ से, तू नहीं समझेगी मेरा दर्द। जब से पैदा हुई हूँ तब से रोई जा रही हूँ बस। अच्छा, मतलब तू पैदा होते ही रोना शुरू किया था क्या तूने? आज तक बंद ही नहीं हुआ, इसलिए तेरा मुंह ऐसा है। कोई भी तुझे देखे और उसे लगेगा कि तू रो रही है। मतलब क्या है तेरा? देख ले, मेरा मुंह तो बढ़िया है, शायद तेरी आंखें खराब हो गई हैं। मेरा मुंह रोंदू नहीं है, मैं रो रही हूँ, समझी? अरे हाँ, बात तो बिल्कुल तू सही कह रही है, बिना रोए तो तू माधुरी लग रही है। अब मत रोना, ठीक है? रोते हुए तू बंदरिया लगती है। अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तेरा? कुछ कह नहीं रही हूँ तो तुम कुछ भी बोलती रहोगी क्या? रोने के साथ साथ रुलाना भी आता है मुझे। और अब इज्जत के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो जाओ, वरना क्या? हाँ, मेरे भी हाथ बहुत अच्छे से चलते हैं, मुझे गलती से भी हाथ मत लगा देना और पता भी नहीं चलेगा, और सच में रोती रहेगी, रोंदरू कहेगी बस। इतना बोलकर विभा अपने घर की तरफ चली जाती है और रागिनी खुद को शीशे में देखते हुए बोलती है, देख रागिनी देख, तुझे तो कोई भी आकर कुछ भी सुना जाता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है मेरी कोई इज्जत नहीं है, बेकार में आ गई हूँ मैं इस दुनिया में। रागिनी खुद को शीशे में देखकर बातें कर ही रही होती है, तभी वहाँ उसकी माँ आती है और बोलती है, क्या हुआ मेरी बच्ची को? ना क्यों रो रही है?
किसी ने कुछ बोल दिया क्या? मुझे बता, किसने मेरी गुड़िया को रुलाया है? बस कीजिए, आप तो बस दिखावा ही है आपका। करती तो कुछ भी नहीं हो, बस हर वक्त ड्रामा ही करती रहोगी। भला आप मेरे लिए कब बोलोगी? कब बोलेंगी? क्या मतलब, क्या बोलूं और किसके लिए बोलूं कि मेरी बेटी को मत रुलाया करो? लेकिन नहीं, तू हर रोज किसी न किसी से लड़कर रोने का बहाना ढूंढ ही लेती है। तो जा रो ले। हाँ, रोती हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है और कुछ नहीं। मैं जब तक रोती रहूंगी मैं तब तक चमकती रहूंगी। ये क्या बोल रही है? पागल हो गई है क्या तू? अब मुझे ये बता, भला रोने से कौन चमकता है? रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली है। रुक, पानी लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरे पास पानी है। कब लेकर आई तू पानी? मैंने तो तुझे एक भी बार रसोई में घुसकर पानी लाते हुए नहीं देखा, तो फिर कब ले आई पानी? सुबह ही जब मैं यहाँ रोने के लिए तैयार हो रही थी तभी मैंने पानी भी लाकर रख दिया था और मैं पानी पिए जा रही हूँ। इसीलिए तो मैंने अभी तक आपसे पानी नहीं मांगा। दिखा मुझे भी, आखिर कितना पानी लेकर बैठी है तू, मैं भी तो देखूं। रागिनी अपनी माँ को पानी की बाल्टी दिखाती है। पानी की बाल्टी आधी हो चुकी थी। यह देखकर आरती अपने सर पर हाथ लगा लेती है और बोलती है, अरे लड़की पागल हो गई है क्या? इतना ज्यादा पानी लेकर कौन बैठता है? अब पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है, अब खाना खा लेना बस, अब कोई बहस नहीं। क्यों माँ, पानी तो जीवन है और आप जीवन से मुझे मुंह फेरने को कह रही हैं। क्या बात है माँ, आपको तो पता है ना माँ, पानी ही बचेगा हमारे पास पीने को, इसीलिए अभी से इसकी कदर कर लो। बस कर नौटंकी, कभी तो हमारी तरह जिंदगी बिता कर देख। रोती रहेगी जब देखो, पानी पीती रहती है, रोती रहती है। रोने से तेरे सर में दर्द नहीं होता क्या? नहीं माँ, सिर में दर्द क्यों होगा? आपको पता है, रोते रहने से हमारे चेहरे में कोई दाग धब्बे नहीं आते, झाइयाँ भी नहीं आती। ये सब कुछ नहीं होता, इसलिए तो मैं रोती रहती हूँ। अरे ये सारी गलत बातें तुम्हारे दिमाग में डालता कौन है? ये सब निकाल दे, वरना रोते रोते तेरी आंखों की टंकी से पानी सूख जाएगा। नहीं माँ, मेरी आंखों से पानी की टंकी कभी खाली नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं दिन भर पानी पीकर रोती हूँ, इसीलिए मेरी टंकी कभी खाली नहीं हो सकती है। हे भगवान, इस लड़की के पास हर बात का जवाब और तरीका होता है। अब ऐसे कब तक करती रहेगी बेटी? कभी तो छोड़ना पड़ेगा। तेरी शादी हो जाएगी तो ये सब तेरी सास नहीं करने देगी। रागिनी अपनी माँ की बात को अनदेखा करते हुए पानी पीती है और फिर से रोने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन गुजरते दिन के साथ रागिनी जरा सी भी नहीं बदलती। ऐसे ही एक दिन जब रागिनी पानी पी रही होती है, तभी उनके घर मालिनी नाम की एक औरत आती है और बोलती है, अरे बाप रे बाप, इतना पानी कौन पीता है? अगर तुम्हारी तरह मैं भी इतना पानी पीने लगी, मेरा पेट तो फट ही जाएगा। बाप रे। अरे आंटी, ये मेरा रोज का काम है, इसीलिए मैं इतना पानी आराम से पी जाती हूँ। वैसे भी ज्यादा पानी पीने से हमारा चेहरा बहुत ग्लो करता है। हाँ, मुझे मालूम है, ज्यादा पानी पीने से चेहरा क्लियर होता है। वैसे बेटी, क्या ये आरती जी का घर है? जी हाँ, ये मेरी माँ का ही घर है। आइए ना अंदर, मैं अभी माँ को बुलाती। मालिनी के आने पर रागिनी का आज रोने का प्लान कैंसिल हो जाता है और वो बस पानी पीकर ही रह जाती है। कुछ देर बाद आरती बाहर आती है और मालिनी को देखकर बोलती है, बहन जी आप, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इस वक्त, लेकिन आप तो कुछ दिनों बाद आने वाली थी ना, तो अचानक कैसे? कैसी बात कर रही हो आप भी माँ? अगर आंटी वक्त से पहले आ भी गई है तो क्या हो गया? आंटी, आप माँ की बातों का बुरा मत मानना। तुम्हारी माँ घबरा कर ऐसे क्यों बोल रही है? वैसे बहुत प्यारी बातें करती हो तुम, और तुम्हारी माँ मेरे आने से घबरा क्यों गई? अगर मुझे पता होता तो मैं माँ को ऐसा क्यों बोलती? मुझे कुछ भी नहीं पता, अब आप ही बता दीजिए। पागल लड़की, ये तुम्हें देखने आए हैं, मतलब तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अब मैं भी आती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। रागिनी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और तभी आरती और मालिनी हंसने लगती हैं। तभी मालिनी बोलती है, शायद शर्मा गई। सच में बहन जी, आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है, मुझे तो बहुत पसंद है आपकी बेटी। अब तो रागिनी के हाँ का ही इंतजार है। लेकिन बहन जी, आपका बेटा भी अगर रागिनी को देखकर पसंद कर लेता तो अच्छा होता। ऐसे सिर्फ एक ही पसंद से शादी करना। आपको क्या लगता है
मैं यहाँ अपनी खुशी से आई हूँ। नहीं, मुझे यहाँ मेरे बेटे ने भेजा है, क्योंकि वो रागिनी को बहुत पहले से ही पसंद करता है। इसलिए अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहन जी, आपको मेरी बेटी के बारे में सब कुछ मालूम तो है ना? वो क्या है ना, बाद में कोई कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगता है। आप चिंता मत करो, मेरे बेटे को रागिनी के बारे में सब कुछ मालूम है। और मुझे तो ये जानकर हैरानी हुई कि आपकी बेटी अपने चेहरे के ग्लो के लिए इतना कुछ करती है। ये बात अच्छी बात है। पानी भर भर के पीती है। अब शायद मैं भी उससे कुछ सीख लूं। चलो अच्छा हुआ, इनको सब कुछ पता है। मुझे अब कोई चिंता नहीं इस पागल की। इनको रोने वाली बात पता है या नहीं? अब क्या सोच रही हो? अब तो जल्दी से दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। मालिनी और आरती दोनों बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिनों में रागिनी और अरुण की सगाई हो जाती है और देखते ही देखते शादी भी। रागिनी अपने ससुराल जाती है और उसकी सास अगली सुबह की तैयारियों के बारे में उसको अच्छे से समझा देती है। अगली सुबह रागिनी रोती है, तभी डरकर अरुण उससे बोलता है, अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? माँ ने कुछ कहा है क्या या फिर डांटा है? बताओ। अच्छा एक काम करो, मत बताओ, चुप तो हो जाओ। अरे रो मत। अरे क्यों रो रही हो? नहीं, मैं कई दिनों से रोई नहीं हूँ। मुझे मत रोको, रोने दो मुझे। मैं काम करता हूँ, मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ। तुम्हें जितना रोना है तुम रो लेना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। मैं जा रहा हूँ। अरुण अपने कमरे से निकल ही रहा होता है, तभी वहाँ मालिनी आती है और अरुण से पूछती है, क्या हुआ? बहू को क्यों रुला रहा है? बहू, तू मत रो, मैं हूँ ना, मुझे बता। अरुण को मैं सबक सिखाती हूँ अभी। नहीं माँ जी, अरुण जी ने कुछ भी नहीं किया। तो तू रो क्यों रही है पागल? माँ जी, मैं दिन भर पानी पीकर रोती हूँ क्योंकि मेरे चेहरे में ग्लो आ जाएगा। आप भी किया करो। रागिनी की बात सुनकर उसके ससुराल वाले हैरान हो जाते हैं और अब रागिनी के साथ उसकी सास भी रोती है। लेकिन मालिनी अपनी किस्मत पर और रागिनी अपने ग्लो के लिए। स्वाति बहुत ही गरीब घर से थी। वो दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी, जिसकी वजह से कमला स्वाति पर जुर्म करती। स्वाति बहुत भोली थी। एक दिन स्वाति घर में पोछा लगा रही होती है, तभी बाहर से कमला आती है और फर्श गीला होने के कारण वो गिर जाती है। हाय राम, मार डाला रे, आज तो कमर ही तोड़ दी। ना जाने कौन सी कर्म की सजा दे रहा है भगवान मुझे। कमला जोर से चिल्लाने लगती है और घर के सारे लोगों को आवाज लगाती है। सब जल्दी से आते और कमला को उठाते हैं। कमला अपनी बेटी पूजा से कहती है, ये पोछा किसने लगाया है? एक काम ढंग से नहीं होता है क्या? माँ मैंने कुछ भी नहीं किया है, पोछा तो भाभी ने लगाया है। क्यों री, तुझसे एक काम नहीं होता है क्या? तुझे हमने इसलिए नहीं भी आया कि तू हमारे हाथ पैर तोड़ दे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। आगे गलती ना करे इसलिए तुझे तो अभी सजा मिलेगी और सारे बड़े बड़े बर्तन धोएगी और साथ ही सबके कपड़े भी, समझी? स्वाति कमला की बात सुनकर अपना काम करने चली जाती है और उनके सामने चू तक नहीं करती। ऐसे ही दिन गुजरता है और कमला स्वाति पर अत्याचार करती है। एक दिन स्वाति ने घर के सारे कपड़े धोकर आंगन में सुखाने के लिए डाल रखे थे। रात को अचानक से बहुत तेज बारिश हो जाती है और सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। कपड़े आंगन में रह गए थे इसलिए वो गीले हो जाते हैं। कमला ने ये देख लिया था और वो स्वाति को कहती है, अरे ओ महारानी, आंगन से कपड़े क्या तेरा बाप लेने जाएगा? बारिश में सारे कपड़े गीले हो गए, कल सब पहनेंगे क्या? वो माँ जी मैं काम करने में व्यस्त थी तो कपड़े उठाना भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा, ओहो, मेरी बहू घर का कितना काम करती है कि भूल जाती है सब। तो ठीक है, आज कपड़ों के साथ साथ तू भी आंगन में गीली होगी, तुझे भी बाहर ही रहना होगा। पर माँ जी बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं कैसे रहूंगी? मैं बीमार पड़ जाऊंगी। ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। आजा, आज तुझे सजा मिलेगी, तभी तो आगे से ध्यान देगी। चल चल बाहर चल अब। कमला स्वाति का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर बारिश में खड़ा कर देती है। बेचारी स्वाति बारिश में खड़ी होकर रोने लगती है और गले में अपनी माँ के लॉकेट को देखकर कहती है,
माँ, आप कहाँ हो? आपने मुझे किस घर में ब्याह दिया? इस घर में मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। बस पूरा दिन अत्याचार करते रहते हैं। देखो ना माँ, मेरा हाथ भी जला दिया। आप आ जाओ माँ, प्लीज। स्वाति ये सारी बातें आंगन में लगे पेड़ के ऊपर बैठी एक परी सुन रही थी। स्वाति को रोता हुआ देखकर परी का दिल पसीज जाता है और वो स्वाति की मदद करने की ठान लेती है और वो स्वाति के शरीर में समा जाती है। स्वाति रात भर बारिश में गिरी होती और अगले दिन सुबह कमरे में जाकर नहा धोकर तैयार हो जाती और अपना काम करने लगती। तभी वहाँ पूजा आती है। भाभी ये सब काम छोड़ो और जल्दी से जाकर मेरे लिए आलू के पराठे बना कर ले आओ, और हाँ, अचार भी ले आना। हाँ दीदी, अभी लेकर आती हूँ। स्वाति रसोई में जाती है और जल्दी से पराठा बनाकर पूजा के सामने रख देती है। पूजा पराठा खाती है तो कहती है, ये भी कोई पराठा है? इसमें तो कोई मिर्ची ही नहीं है। जाओ जाकर अच्छे से बना कर लाओ, और हाँ, मिर्ची अच्छे से डाल देना। मिर्ची खाएगी? रुक जा, तुझे अभी मिर्ची खिलाती हूँ। रसोई से मिर्ची का डब्बा लाकर मुंह में डालते हुए कहती है, ले खा मिर्ची। खाएगी ना? तू ले अब खा, भर भर के खा। आज के बाद कभी मिर्ची खाने लायक ही नहीं रहेगी तू। बहुत परेशान कर दिया है तूने। भाभी छोड़ो मुझे, नहीं खाना मुझे मिर्ची, अब नहीं बोलूंगी। स्वाति का ये रूप देखकर पूजा डर जाती है और जल्दी से कमला के पास जाती है। माँ, पता नहीं भाभी को क्या हो गया है। क्या हुआ? पहले तू यहाँ आ और फिर बता क्या हुआ जो इतनी डरी हुई है। पता नहीं भाभी अजीब सा बर्ताव कर रही है। मेरे मुंह में मिर्ची डाल रही थी। उसकी इतनी हिम्मत! रुक, अभी उसको तो मैं बताती हूँ। लगता है कल की सजा भूल गई, इसीलिए उड़ रही है। कमला स्वाति को बुलाती है। तूने मेरी बेटी को मिर्ची खिलाई? मारना चाहती है क्या तू उसको? नहीं माँ जी, मैं कैसे दीदी को मिर्ची खिला सकती हूँ? मैंने तो उनको आलू के पराठे बनाकर दिए थे। आहा, देखो कितनी भोली बन रही है, कितनी जल्दी रंग बदल लिया इसने। इसके आगे तो गिरगिट भी फेल है। माँ, कैसी बात कर रही हो दीदी? मैं और गिरगिट? अच्छा चल ठीक है, जा तू अपना काम कर। कमला के कहने पर स्वाति अपना काम करने चली जाती है और दिन निकलता रहता है। अब परी स्वाति के शरीर में समाकर पूजा को परेशान करती, लेकिन पूजा की बात कोई नहीं मानता। ऐसे ही एक दिन सब खाना खाकर सो गए थे और स्वाति अपने पति मुकेश का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद मुकेश नशे में घर आता है। तेरे ही कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं पूरा बर्बाद हो गया। पूरी जिंदगी मुझको अफसोस रहेगा कि मैंने तुझसे शादी की है। पर मैंने किया क्या है जो आप मुझे ताने देते रहते हो और मारते रहते हो? तू मुझसे अपने पति से सवाल करती है? रुक, आज तो तुझे मैं जान से ही मार दूंगा। आज तू मरेगी और मैं जाऊंगा जेल। मुकेश अपने हाथ में शराब की बोतल लेता है और स्वाति के सर पर मारने ही वाला होता है। तभी स्वाति के शरीर में परी समा जाती है और उल्टा मुकेश के हाथ से बोतल छीनकर उसके सर पर ही मार देती है। तू मुझे मारेगा? तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब से आई हूँ बस मार ही खा रही हूँ। तू रुक, तुझे दारू पिलाती हूँ मैं। स्वाति मुकेश को जबरदस्ती शराब पिलाने लगती है कि तभी शोर सुनकर कमला और पूजा आते हैं। मुकेश के सिर से खून निकलता देखकर कमला कहती है, ये क्या हुआ बहू? तूने मेरे बेटे का सर फोड़ दिया। मार देगी क्या मेरे बेटे को? क्या? ये सब कैसे हुआ? इनकी ये हालत किसने की? माँ जी, जल्दी से डॉक्टर को बुला लीजिए। देखा माँ, बोला था ना कि कितनी जल्दी अपना रंग बदलती हैं। कोई भी गिरगिट फेल हो जाए इनके आगे। मैं आपको कह देती हूँ, इसके ऊपर किसी गिरगिट का साया है। अभी चुप कर, जा जाकर डॉक्टर को बुला, वरना तेरा भाई मर जाएगा। पूजा जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और मुकेश के सिर की पट्टी करते हैं। अब मुकेश स्वाति से बहुत डर जाता है। उसके आगे वो कभी कुछ नहीं कहता। समय बीतता है और एक दिन कमला और पूजा दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी पूजा कहती है, माँ, आपको नहीं लगता भाभी कुछ बदल सी गई है? जब से आपने उनको बारिश में खड़ा किया है, तब से ही उनका बर्ताव बदल सा गया है। हाँ, तू सही कह रही है। लगता है किसी भूत प्रेत का चक्कर हो गया है उसके ऊपर। कुछ तो करना होगा। हाँ माँ, गिरगिट का भूत ही आया होगा, वरना इतनी जल्दी कोई रंग कैसे बदल सकता है?
चल चुप कर, गिरगिट का कोई भूत नहीं होता है। चल एक काम करते हैं, अभी तक तुझे और मुकेश तुम दोनों से बदला ले लिया है, बस अब मैं बच गई हूँ। चल उसकी परीक्षा लेते हैं। कमला की इस बात पर पूजा भी हामी भरती है और कमला स्वाति को पानी गर्म करने को कहती है। कुछ देर बाद स्वाति पानी गर्म कर देती है। कमला और पूजा स्वाति के पास जाते हैं और कहते हैं, बहू पानी गरम कर दिया ना तूने? तुझे पक्का पता है ना पानी गरम है? हाँ माँ जी, पानी गर्म है। अच्छा चल एक काम कर, इस पानी में हाथ डाल के दिखा। अगर तेरा हाथ जल गया तो पानी गर्म है, और अगर नहीं जला तो पानी गर्म नहीं है। पर माँ जी, कमला स्वाति का हाथ पकड़ती है और हाथ पानी में डालने लगती है। तभी स्वाति के शरीर में कुछ होता है और वो कमला का हाथ पकड़कर पानी में डाल देती है, जिससे कमला जोर से चिल्लाने लगती है, करमजली, मेरे हाथ जला दिया, तेरे अंदर पक्का भूत है। रुक, अभी पंडित को बुलाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जा, जल्दी बुला कर ला, मैं यही हूँ, बड़ी आई मुझे जलाने के लिए। कमला और पूजा जल्दी से घर से बाहर भाग जाते हैं और मंदिर से पंडित को बुला कर लेकर आते हैं। इसके अंदर भूत है पंडित जी, इसने मेरा हाथ जला दिया। क्या हुआ माँ जी, आपके हाथ क्यों जल गए? आप ठीक तो है ना? आप और इन लोगों को क्यों बुलाया है आपने? हाँ पंडित जी, भाभी के अंदर गिरगिट का भूत घुस गया है, ये रंग बदल में बहुत फास्ट है। स्वाति सबकी सुनती है, लेकिन बात अब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो वो कहती है, मुझ में कोई गिरगिट का भूत नहीं घुसा है, मैं आप लोगों के वर्ताव से परेशान हो गई थी, बस इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया, मैं बस बदला लेना चाहती थी। स्वाति की बात सुनकर दोनों को एहसास होता है और दोनों स्वाति से माफी मांगती हैं और उससे अच्छा बर्ताव भी करने लगती हैं। अब स्वाति के ससुराल वाले कभी भी स्वाति पर अत्याचार नहीं करते। अनीता अपनी माँ शांति के घर रोते हुए आती है और उससे कहती है, माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, वो भी एक दूसरी लड़की की वजह से। उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं गर्भवती हूँ, कुछ नहीं सोचा, बस मुझे घर से निकाल दिया। हे भगवान, पहले मेरी जिंदगी में दुख कम थे क्या, जो मेरी बेटी को भी वापस से उसके मायके भेज दिया। मैं अपना खाना पीना नहीं कर पाती, अब अपनी गर्भवती बेटी को क्या खाने को दूंगी। माँ, आपने पुराना वाला घर क्यों छोड़ दिया? वहाँ तो हमें सब जानते थे, फिर क्यों छोड़ा वो घर? बेटा, रहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों ने किराया इतना बढ़ा दिया था। बूढ़े लोगों की जो पेंशन मिलती है उससे तो घर का राशन ही हो पाता था, लेकिन उस घर का किराया। माँ, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं कहीं काम करके थोड़ा बहुत खर्चा निकाल ही लूंगी। नहीं बेटा, तू गर्भवती है, तुझे आराम चाहिए, तू काम नहीं करेगी। बेटा, मैं कहीं काम कर लूंगी, थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। माँ, आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब है पहले से ही और आप इस हालत में काम नहीं करेंगी, मैं संभाल लूंगी, बस आप परेशान मत होइए। पता नहीं क्यों भगवान ने हम दोनों गरीब माँ बेटी की किस्मत में परेशानी ही परेशानी लिखी है। माँ, किस्मत को कोस कर क्या ही होगा, जो होना था वो तो हो चुका। हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं हम, किसी को रोकने से थोड़े ना कुछ हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो थोड़ा आराम कर ले, शाम को दोनों माँ बेटी साथ में खाना खाएंगे। हाँ माँ, और खाना मैं ही बनाऊंगी, बहुत दिन हो गए, आपने तो मेरे हाथ का खाना ही नहीं खाया है ना, इसीलिए। इतना बोलकर अनीता थोड़ा आराम करने के लिए चली जाती है। शाम को अनीता जब उठती है तो रसोई में जाती है, लेकिन पूरी रसोई खाली पड़ी होती है, उसमें ना ही कुछ खाने को होता है और ना ही कुछ बनाने के लिए। ये सब देखकर अनीता शांति को बिना परेशान किए ही अपनी पड़ोसन रमा के घर चली जाती है और डोरबेल बजाते ही थोड़ी देर में रमा की बहू नंदिनी आती है और अनीता को देखकर बोलती है, जी बोलिए, आप कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? कुछ काम था क्या? जी, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, शांति जी की बेटी हूँ। वो थोड़ा आटा चाहिए था, खत्म हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा अभी शाम को कैसे लेकर आऊंगी, गर्भवती हूँ ना, इसीलिए कल मैं किसी को बोलकर ले आऊंगी। अच्छा, आओ बैठो, मैं आटा लेकर आती हूँ। नंदिनी अनीता को अंदर लाकर बैठा देती है। वहीं रमा भी होती है। रमा अनीता से कहती है, बेटा तुम यहाँ अकेले आई हो, तुम्हारा पति नहीं आया क्या? ऐसी हालत में तो उसे तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था, पहले ही तुम्हारी माँ इतनी गरीब है और अब तुम भी आ गई, कैसे सब होगा?
वो क्या कर रही है बेटा तू? तेरा पति तुम लोगों को खाने पीने को पैसे नहीं भेजता क्या? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, इसीलिए मैं अपनी माँ के घर रहती हूँ। क्या तेरे पति ने तुझे इस गर्भवती हालत में घर से निकाल दिया? चलो कोई बात नहीं, जो भी होना होता है अच्छे के लिए ही होता है। गर्भवती गरीब पड़ोसन है हमारी, अब इसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बिना झिझक के आ जाया करो और इसे अपना ही घर समझना। जी अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप बहुत अच्छे लोग हैं, दूसरों की परेशानी को बहुत अच्छा समझते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। पहले इसकी माँ मांग के काम चलाते थे और अब बेटी भी वही काम कर रही है। भगवान बचाए ऐसे लोगों से तो। अनीता वहाँ से आटा लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ के लिए खाना बना देती है। दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन अनीता कोई छोटा मोटा काम देख रही होती है जिसे करके वो अपना घर चला सके, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिलता। बहुत देर तक भटकने के बाद वो परेशान होकर सड़क पर ही बैठ जाती है। नंदिनी उसे सड़क पर अकेले ऐसा बैठा देख लेती है और अनीता के पास जाकर उससे कहती है, अरे अनीता, तुम यहाँ अकेले सड़क पर क्यों बैठी हो और बहुत थकी थकी भी लग रही हो? तुम्हें अपना जरा भी ध्यान नहीं है क्या? गर्भवती हो तुम, थोड़ा तो सावधानी रखा करो ना। क्या बताऊं बहन, मैं काम की तलाश के लिए निकली थी, लेकिन कहीं भी काम ही नहीं मिला, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अब इस हालत को देखकर कोई काम देने को राजी ही नहीं हो रहा है। बस इतनी सी परेशानी? तुम मुझसे आकर बात करती ना, पक्का मैं तुम्हें कोई अच्छा सा काम दिलवा ही देती। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो बता ही दिया है ना, अब मैं अपने पति से बात करके तुम्हें कोई अच्छा सा काम दिलवा दूंगी। अब चलो तुम मेरे साथ मेरे घर, थोड़ा सा कुछ खा लेना, फिर अपने घर चले जाना। नंदिनी अपने साथ अनीता को घर लेकर चली जाती है। घर ले जाने के बाद उसे नींबू पानी पिलाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास रमा आती है। दोनों को साथ देखकर रमा नंदिनी को थोड़ा साइड ले जाकर उससे कहती है, बहू तू इसे घर क्यों लेकर आई है? ये गरीब गर्भवती पड़ोसन अपना तो घर संभाल नहीं पाई और अब यहाँ अपनी माँ पर बोझ बनने आ गई है। तो इससे थोड़ा दूर ही रहा कर, मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। नहीं माँ, आप गलत सोच रही हो। अनीता तो सच में बहुत अच्छी है। मैं रास्ते में उससे बात करते हुए आई हूँ। गर्भवती है, गरीब है, लेकिन कभी उसने हार नहीं मानी, अकेले ही सब संभाल रही है। तुझे समझ नहीं आ रहा? पहले इसने खुद का घर तोड़ दिया, अब तुझे भी समझाने आ गई। मैं बोल रही हूँ दूर ही रह, वही अच्छा होगा। तू इसे घर से जाने को बोल दे अभी, समझी? रमा की बात अनीता सुन लेती है और उससे बोलती है, आप सही बोल रही हो। गर्भवती पड़ोसन को अपने घर बुलाने में आपको परेशानी हो रही है और यही कोई अमीर होता तो आप जाकर उसकी सेवा पानी करती। कोई बात नहीं, आपको परेशानी हुई उसके लिए माफ करना। आगे से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं चलती हूँ। इतना बोलकर अनीता वहाँ से चली जाती है। बेचारी के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो लोगों के घर में काफी मिन्नतें करने के बाद झाड़ू पोछा लगाने का काम करने लगती है। गर्भवती होने के बाद भी वो ये सब काम करती है और अपनी माँ की भी देखभाल करती है। धीरे धीरे दिन निकलते रहते हैं। कुछ दिनों बाद अनीता का पति विकी शराब पीकर वहाँ आता है और अनीता के घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, कहाँ हो अनीता? आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो घर चलो। विकी की आवाज सुनकर वहाँ आस पड़ोस के सभी लोग आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अनीता भी वहाँ आ जाती है और ऐसे तमाशा देखकर अनीता कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, बात यही करनी है। तू जब तक वहाँ थी वो लड़की तब तक ही मेरे साथ थी, लेकिन जब उसे जिम्मेदारी उठानी पड़ी तो मुझे छोड़कर भाग गई। चलो अब तुम मेरे साथ अपने घर चलो। नहीं, आपका जब मन करता है आप किसी पराई लड़की को ले आते हो। एक बार होता है, 2 बार होता है, हर बार मैं ये नहीं देख सकती। क्या तुम मुझे मना कर रही है? तुझे तो अभी मैं सबक सिखाता हूँ। विक्की अनीता पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि इतने में नंदिनी उसे रोक देती है और कहती है, देखा माँ जी, गलती इसकी नहीं बल्कि इसके पति की थी, लेकिन ये बेचारी फिर भी चुपचाप सह रही थी। और जब इसे घर से निकाल दिया था तो यहाँ आकर अपने बच्चे के लिए अच्छा जीवन बनाना चाहती थी और आप इसे गलत बोल रही थी। बहू तो सही बोल रही थी। गरीब गर्भवती पड़ोसन का हमें सहारा बनना चाहिए था और मैं तो इसे ही ताने मार रही थी। बेटा मुझे माफ कर दे,
और तुझे ये आदमी थोड़ा सा भी और परेशान करे ना तो मुझे बताइयो, अभी तो छोड़ दे रही हूँ। अगर दोबारा यहाँ दिख गया ना और मेरी गरीब गर्भवती पड़ोसन को परेशान किया तो जेल भिजवा दूंगी। भले ही रमा ने अनीता को कितना ही कुछ क्यों ना बोला हो, लेकिन जब उसे सच पता चलता है तो वो पड़ोसन होने का फर्ज निभाती है और विक्की को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद अनीता को अपने बेटे से बोलकर एक अच्छा सा काम भी दिलवा देती है और अपनी गरीब गर्भवती पड़ोसन का हर बुरे वक्त में हमेशा साथ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।